किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को 2 साल आज पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को इसका ऐलान किया था। हालांकि इसे दिसंबर 2018 से ही प्रभावी कर दिया गया। ये किसानों के आड़े वक्त में काम आने वाली योजना है, जिसके अंतर्गत हर किसान को साल भर में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। रकम 2-2 हजार की 3 किस्त में सीधे किसानों के खाते में भेजी जाती है। पिछले 2 साल के दौरान इस स्कीम ने कई उपलब्धियां हासिल की है और इसका दायरा भी बढ़ा है। पहले जहां सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों को ही इसमें शामिल किया गया था, वहीं बाद में सभी किसान इसके दायरे में आ गए। तो कैसा रहा है पीएम किसान सम्मान निधि का 2 साल का सफर और किसानों के लिए ये कितनी मददगार साबित हुई है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे आज के इस खास पेशकश में, जिसका विषय है सम्मान के 2 साल। बातचीत के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं श्री राकेश कुमार तिवारी, जो कृषि मंत्रालय में पीएम किसान योजना के निदेशक हैं। इसके साथ ही डॉक्टर वाईआर मीणा भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो कृषि मंत्रालय में अपर आयुक्त के पद पर हैं। साथ ही किसान नेता डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्री विश्व मोहन भी इस पैनल में हमारे साथ यहाँ शामिल हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो बातचीत का सिलसिला यहाँ पर हम शुरू करेंगे, उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। आज से ठीक 2 साल पहले यानी 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई थी। हमने किसान की छोटी छोटी दिक्कतों पर ध्यान देने के साथ ही उनकी चुनौतियों के संपूर्ण निवारण पर भी काम किया। अपने प्रयासों को और मजबूती की इस कड़ी में किसानों को सीधी मदद देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि आज उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से देश के करोड़ों किसानों के चरणों में अर्पित करता हूं। किसान सम्मान योजना किसानों के लिए अब तक की सबसे बड़ी योजना है और ये किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। किसान सम्मान निधि ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत हर लाभार्थी को साल भर में 6,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। ये 6,000 रुपए 2-2 हजार की 3 किश्तों में दिए जाते हैं। दूसरी ओर कृषि मंत्रालय ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जिसके माध्यम से पीएम किसान योजना के लाभार्थी अपने भुगतान स्थिति के बारे में जानकारी ले सकते हैं। किसान सम्मान निधि चूंकि सीधे बैंक खाते में जाती है, इसलिए इसमें बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होती और भ्रष्टाचार की भी कोई गुंजाइश नहीं बचती। इस योजना ने किसानों को अपनी कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने और अपने अपने परिवारों को आवश्यक सहारा देने में सक्षम बनाया है। पीएम किसान योजना का क्रियान्वयन तेजी से हुआ है, जिसके तहत धनराशि को सीधे तौर पर आधार प्रमाणित लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित किया गया है। ये योजना कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों को आवश्यक सहारा देने में भी सहायक रही। शुरुआत से लेकर अब तक इसकी 7 किश्तें जारी हो चुकी हैं, जिनमें 11 करोड़ से भी अधिक किसानों को लाभ मिला है। 7वीं किस्त 25 दिसंबर 2020 को जारी की गई थी, जिसमें 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। पीएम किसान सम्मान निधि इसका ही एक उत्तम उदाहरण है। आज देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे एक कंप्यूटर की क्लिक से
18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम उनके किसानों के बैंक के खाते में जमा हो गए हैं। जब से ये योजना शुरू हुई है तब से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। और यही तो गुड गवर्नेंस है, यही तो गुड गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा उपयोग किया गया है। 18,000 करोड़ से ज्यादा रुपए पल भर में, कुछ ही पल में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया है। ये योजना इस लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभा सकती है। शुरुआत में ये योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए ही बनाई गई थी, लेकिन बाद में सभी किसानों को इसमें शामिल कर लिया गया है, चाहे किसान के पास कितनी भी जमीन क्यों ना हो। जी हाँ, तो इस रिपोर्ट के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की इस योजना के बारे में आपने देखा। एक छोटी सी वानगी यहाँ पर हमने आपके सामने पेश की। आइए इस पर बातचीत की शुरुआत करते हैं। और राकेश जी, सबसे पहले बातचीत की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि अब जबकि इस योजना के 2 साल पूरे हो गए हैं आज, ऐसे में जानना चाहेंगे कि इस योजना की मूल भावना जो है वो क्या रही थी और किस तरह से इसकी शुरुआत की गई थी, किन परिस्थितियों के बीच? पहली बात तो खेती की जरूरतों के लिए, चाहे वो सिंचाई हो, सिंचाई के लिए खासतौर से बारिश पे डिपेंडेंट होते हैं और खेती की ज़रूरतों के लिए उनको परेशान होना पड़ता था, छोटी छोटी रकम के लिए परेशान होना पड़ता था। और ज़्यादातर चूंकि छोटे किसान हैं तो सरकार ने ये इनको आय सहायता प्राप्त देने के लिए, जिससे वो अपनी खेती की ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ और जो उनकी रोज़मर्रा की आवश्यकताएं हैं इस संबंध में उसको पूरा कर पाएँ, इसके लिए इस योजना की शुरुआत की। और इसका मुख्य उद्देश्य सभी किसानों को इससे जोड़ना था। जो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है हमारा उसको छोड़ के बाकी सभी किसानों को इससे जोड़ने का इसका उद्देश्य था। इसीलिए समय समय पर इसके लिए जहाँ भी छोटी बड़ी समस्याएं आई हैं, जैसे कुछ राज्यों के लिए विशेष तौर पे कुछ कानून बनाने पड़े, जहाँ पे सोशल फार्मिंग थी उसके लिए कानून बनाने पड़े, जहाँ पट्टा वाला इशू था वहाँ पट्टे के हिसाब से कानून बनाना पड़ा, जहाँ पे वंशावली वाला इशू था वहाँ पे उसके लिए कानून बनाना पड़ा। तो सरकार ने हमेशा तत्परता के साथ इस पे काम किया जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान इससे जुड़े। और जैसा कि आपने अभी खुद ही बताया कि पहले ये छोटे और सीमांत किसानों के लिए थी, बाद में इसको सभी के लिए किया गया जिससे सभी किसान इसका लाभ ले पाए। बिल्कुल। तो ऐसे में मीणा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ऐसे में जबकि 2 साल का सफर आज पूरा हो रहा है, तो इसके सफर को आप कैसे देखते हैं? कौन से महत्वपूर्ण पड़ाव आपको इस बीच नजर आते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सफरनामा रहा इस योजना का। जी जी। मुझे याद है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में 24 फरवरी को 1919 वहाँ पर इसका शुभारंभ किया था। बहुत बड़ी संख्या में किसानों की उपस्थिति थी। हमारे अधिकारी जैसे सचिव महोदय हैं और वहाँ के चीफ मिनिस्टर, हमारे मंत्री, बहुत सारे लोगों की वहाँ गैदरिंग हुई थी। और एक क्लिक के साथ लगभग 1 करोड़ किसानों को मनी ट्रांसफर किया था 2,000 रुपए के हिसाब से। तो बहुत अच्छा उत्साह देखा गया किसानों में। और क्यों ना हो, क्योंकि ये एक ऐसी योजना है जो सीधे किसान को बेनिफिट पहुंचाती है। उसके खाते में बटन से क्लिक करते ही पैसा चला जाता है। जैसा तिवारी जी ने कहा, छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है किसान भाइयों को। और जब उनकी बुवाई का समय हो, अगर गुणवत्ता का बीज वो खरीद पाएं, छोटे मोटे कृषि के औजार अगर वो खरीद पाएं, कोई कीट व्याधि का प्रकोप है, मान लो दवाई वो ले पाएं, तो निश्चित तौर पर ये एक बूस्टर का काम करती है योजना किसानों को और बेहतर तरीके से खेती करने के लिए। बिल्कुल। तो मैं इसको काफ़ी लाभान्वित करने वाला किसानों को समझता हूं और बहुत उत्साह है इस योजना के प्रति किसान भाइयों को पूरे देश में। बिल्कुल। तो किस तरह का उत्साह है किसानों के बीच, इसके बारे में किसान नेता से बेहतर भला कौन हमें बता पाएगा। तो ऐसे में डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि यहाँ पे मीना जी ने बताया है कि जब योजना लॉन्च की गई तो 1 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला और अब 2 साल में हम देख रहे हैं कि 11.5 करोड़ से ज्यादा जो किसान हैं वो इससे लाभान्वित हो चुके हैं। तो ऐसे में बताएं कि किसानों के बीच किस तरह की प्रतिक्रिया आपको मिलती है इस योजना को लेकर?
देखिए मोनालिसा, ये पहली योजना थी आज़ादी से लेके अब तक जो पहली बार सीधे किसानों के बैंक खाते में पैसा देने की योजना की शुरुआत की गई जी। और जो इस देश का 86% किसान है वो छोटा है, गरीब है, उसकी परिस्थितियां बहुत आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। वो कर्जा लेके बीज खरीदता है, कर्जा लेके दवाई खरीदता था, कर्जा लेके डीजल अगर जरूरत पड़ी, क्योंकि जब पानी की सिंचाई के लिए जरूरत है और बरसात पे आधारित है या सिंचाई डीजल पंप से कर रहे हैं, तो हमेशा वो कर्जा लेके करता था और वो कर्जे में ही दबा रहा। कई बार ऐसी परिस्थितियां हुई कि उसको पैसा नहीं मिला, फसल को भी नुकसान हो गया जी। इस योजना की शुरुआत जो है उस गरीब किसान के लिए बहुत बड़ी शुरुआत है जो बहुत कमजोर है, छोटा किसान है, उसको पैसे की दिक्कत होती थी। सीधे उसके खाते में 2000 रुपए हर 4 महीने पे जब किस्त जाती है। देखिए, इस देश में आदिवासी इलाके में चले जाइए, पिछड़े हुए इलाके में चले जाइए, कितने किसान परिवार आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास 500 रुपए का नोट कभी होता नहीं था। उनके लिए ये बहुत बड़ी धनराशि है 2000 रुपए की। वो 2000 रुपए में बीज अपना प्रयोग कर रहे हैं, खरीद के नहीं कर रहे, लेकिन अगर उनको एक कट्टा खाद खरीदना था तो उन्होंने खाद खरीद के अपनी फसल में लगाया। अगर उनको डीजल खरीदना पड़ा सिंचाई के लिए, डीजल खरीद के उन्होंने किया। जरूरत पड़ी, बीमारी हो गई, उसमें दवाई लेने तक के लिए भी उसके पास पैसा नहीं होता था। गरीब के लिए बहुत बड़ी मदद थी। पहली बार ऐसी योजना शुरू हुई जिसमें कोई बीच में नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई दबाव नहीं है, आपके खाते में है, आपका पैसा है, टाइम पर आ रहा है। और अब तो शुरू में तो 2 हेक्टेयर तक के किसानों के लिए किया था, बाद में सरकार ने सबके लिए खोल दिया। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो सामर्थ्य वाले परिवार हैं, जो इनकम टैक्स देते हैं, उनको तो नहीं रखना, लेकिन फिर भी ये उन गरीबों के लिए बढ़ाया जाए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए इस धनराशि को, जो सब्सिडी का पैसा है जो दूसरे अकाउंट में है, उसको भी अगर सरकार इसमें जोड़ के दे देगी तो किसान को और ज्यादा लाभ होगा। और इसका लाभ उत्पादन की उत्पादकता पर हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब समय पर सारा उसकी जरूरत पूरी हो तो उत्पादकता बढ़ रही है, और उत्पादकता बढ़ने से आर्थिक बिल्कुल, तो किस किस रूप से किसानों के लिए ये फायदेमंद साबित हो रही है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं चाहूंगी यहाँ पर विश्व मोहन जी की भी एक टिप्पणी जरूर मैं ले लूं, क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते सीधे जमीनी तौर पर देखते हैं कि किस तरह से जो किसान है उसके सामने किस तरह की परेशानियां रहती है। और ऐसे में विश्व मोहन जी, किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं अलग अलग सरकार लेकर आती रही है, सब्सिडी हो या तमाम अलग तरीकों से मदद पहुंचाने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन पहली बार यह सोचा गया है कि सीधे सीधे जो कैश, जो रकम है, वो किसानों के हाथ में पहुंचे। तो ऐसे में आप कितना जरूरी समझते हैं इस योजना को, और खास तौर पर आज जब 2 साल पूरे हो रहे हैं तो आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बहुत सारे एग्रीकल्चर के स्कीम्स हैं, लेकिन उसमें यदि पीएम किसान के बारे में देखा जाए तो पीएम किसान बिल्कुल स्टैंड्स आउट है। ये बिल्कुल अलग है इस सेंस में कि जिस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये भी अपने आप में एक काफ़ी अच्छा प्रयास है। और जिस तरह से इनरोल किया गया इतने बड़े देश में, जहाँ पे शुरू में था कि 12 करोड़ फार्मर एलिजिबल होंगे, अब 14 करोड़ से ज़्यादा फार्मर एलिजिबल हैं इसमें, यदि आप एक्सक्लूजन को हटा दिया जाए। लेकिन इस पूरे देश में जिस तरह से इनरोल किया गया, जिस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। ये एक आसान काम नहीं था, और मुझे लगता है कि ये 2 साल पूरा होने पे एक जो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो स्टेट अभी तक इससे दूर था, वेस्ट बंगाल, वो भी फाइनली वेस्ट बंगाल ने भी ज्वाइन कर लिया है। और वहाँ पे 70 लाख किसान हैं जिनको कि अभी आने वाले कुछ दिन में इसका फायदा मिलेगा। और इस पे राकेश जी कुछ और विस्तार से बताएंगे कि कब से और कैसे ये शुरुआत होगी। और ये इनफैक्ट 2 साल होने पे सबसे बड़ी खबर है और सबसे पॉजिटिव खबर है कि वेस्ट बंगाल के किसान भी अब इससे लाभान्वित हो पाएंगे। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी और एक बहुत बड़ा पड़ाव माना जाएगा इस योजना के सफर में, क्योंकि अब तक एक राज्य जहां के किसान पूरी तरह से वंचित थे इस योजना का लाभ लेने से, अब वो राज्य भी इससे जुड़ने जा रहा है। तो राकेश जी, हमें बताएं इसके बारे में विस्तार से कि किस तरह से जो पश्चिम बंगाल है उसे भी इसमें शामिल किया जा रहा है, उनके किसान भी किस तरह से लाभ ले पाएंगे और कब से ले पाएंगे? देखिए, ये चूँकि जैसा कि आपको पता है कि इस योजना में लाभार्थियों को पहचानने का और उनको वैलिडेट करने की जिम्मेदारी पूरी राज्यों के पास थी जी। तो अभी ये प्रक्रिया चालू हुई है, और जब ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी उसके पश्चात हम उनको
हमारे यहाँ जो एक वैलिडेशन का प्रोसेस है, उनका अकाउंट चेक करना और उनका आधार वगैरह वेरीफाई करना है, इनकम टैक्स पे ही है कि नहीं, ये सब चेक करना है। इसको चेक करने के बाद हम उनको लाभ प्रदान करेंगे। तो ये जब एक बार वहाँ से हमको पूरी सूची प्राप्त हो जाएगी, उसके पश्चात हमारा जो प्रोसेस है पूरा ऑटोमेटेड है, तो वो अपने आप प्रक्रिया में चले जाते हैं, उनको लाभ उसका मिल जाता है। ठीक जी जी, तो मीणा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि राज्यों की भूमिका के बारे में ये बताएं हमें कि ये जो 1 करोड़ से 11.5 करोड़ किसानों का जो सफर तय किया है इस योजना ने, इस बीच में जो राज्य सरकारें रही हैं उनकी किस तरह की भूमिका रही है, इसके बारे में बताएं। राज्य सरकारों की खासकर जो जिम्मेदारी है, जैसे तिवारी जी ने भी कहा, किसानों को पहचान करना, उनको चिन्हित करना और उनके जो आंकड़े हैं, डाटा जी, उनको ठीक तरीके से देख के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को भेजना। ये सूची को बढ़िया तरीके से अगर तैयार करके भेजते हैं तो कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं होती। तो ये राज्य सरकार की खास तौर से जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा इस योजना के तहत जो पैसा खर्चता है वो पूरा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से खर्च किया जाता है। स्टेट्स का, किसी भी राज्य का कोई उसमें शेयर नहीं होता। तो कहने का मतलब वित्तीय रूप से अगर देखा जाए, पूरा 100% केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसमें खर्च करता है। राज्यों की जिम्मेदारी इतनी है, किसानों को ज्यादा से ज्यादा जो एलिजिबल है उनको जोड़ा जाए, उनके आंकड़े सही तरीके से तैयार किए जाएं और समयबद्ध तरीके से केंद्र सरकार को सूची भेजी जाए। तो इसमें कोई देरी की मतलब गुंजाइश नहीं है। हमारे यहाँ भी तिवारी जी जैसे बोल रहे हैं, इस तरीके का सिस्टम बना रखा है, ऑटोमेटिक फुल टाइम लोग काम किए हैं इसमें, और शुरुआत में कंट्रोल रूम के तौर पे भी चला था। तो कहने का मतलब केंद्र सरकार पूरी तरह से संजीदा है इस कार्यक्रम को आगे तक ले जाने में। तो विश्व मोहन जी, पत्रकार के तौर पर आपने क्या पाया है? जैसे कि मीणा जी ने भी यहाँ पे बताया है कि पूरी तरह से ये योजना जो है केंद्र द्वारा वित्त पोषित है, लेकिन जो शुरुआती कदम है वो राज्यों को उठाने हैं, क्योंकि उन्हीं को सूची जो है वो मुहैया करानी है, और वहां पर जब हिला हवाली होगी तो जाहिर तौर पर उसका जो असर है वो सीधे किसानों के ऊपर ही होगा और वो वंचित रह जाएंगे। जी, यदि आप इसके इम्प्लीमेंटेशन फेज को देखिए, ये इम्प्लीमेंट किया गया है 1 दिसंबर 2018 से, लेकिन शुरुआत हुई थी, जो पैसा ट्रांसफर हुआ सबसे पहले वो 24 फरवरी 2019 को। उसके बाद से आपने देखा होगा कि सारे स्टेट बारी बारी से इसको ज्वाइन करते रहे। दिल्ली काफ़ी बाद में दिल्ली ने ज्वाइन किया था, लेकिन जैसे जैसे स्टेट्स ज्वाइन करते रहे, अपने डेटा वैलिडेट करते रहे, पैसा इमीडिएटली ट्रांसफर होता रहा। तो इसमें स्टेट्स की भूमिका है, क्योंकि जो लैंड राइट्स हैं और जो डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो उनके एंड पे हैं, स्टेट्स के एंड पे हैं। तो वो वेरीफाई करेंगे और फिर बैंक अकाउंट किस तरह से वेरीफाई होता है। एक बार वेरिफिकेशन हो जाता है तो केंद्र की तरफ से पैसा ट्रांसफर होना काफी आसान हो गया। और एक चीज मैं बताऊंगा कि पीएम किसान का एक जो ऑफशूट है, मतलब इसको एक दूसरे तरीके से भी देखा जाए, केंद्र के पास एक वेरीफाइड डेटा का पूल हो जाएगा पीएम किसान की तरफ से। उसके क्या होगा कि आगामी जितने भी स्कीम्स हैं उसमें पीएम किसान के डेटा यूजफुल टूल की तरह काम करेंगे। यहां तक कि आपने देखा होगा, राकेश जी फिर बताएंगे इसके बारे में, कि जैसे केसीसी एनरोलमेंट की बात है तो उसमें भी मदद मिल रही है पीएम किसान डेटा से। तो ये भी एक काफी योगदान है पीएम किसान का कि एक डेटा, वेरीफाइड डेटा केंद्र सरकार के पास होगी पूरे किसान का, पूरे देश के किसानों का। जी, कृष्णवीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मैं जैसे कि हम यहाँ पे राज्यों की भूमिका के बारे में बात कर रहे थे इस योजना में, वो राज्य जहां के किसानों को बाद में लाभ मिला और अभी पश्चिम बंगाल में शुरू भी नहीं हुआ है, अब मिलना शुरू होगा, तो ऐसे किसान जहां पर वंचित रह जा रहे थे, क्या उन्होंने कभी आपसे संपर्क किया है? उन्होंने बताया है कि किस तरह से वो योजना का लाभ लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं? आपने किस तरह से देखा है राज्यों की भूमिकाओं को? देखिए, जो हमारे सारे स्टेट्स हैं, चाहे वो सदर्न स्टेट्स हैं, नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, सबने इसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी ली है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और सारा किसानों का, चाहे वो रेवेन्यू का, खतौनी से संबंधित जमीन का रिकॉर्ड था, चाहे उनके जनधन खाते के बैंक अकाउंट का था, या उनके आधार कार्ड का था, उसका मिलान करना, उसको वेरिफिकेशन करना स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है, उन्हीं की जिम्मेदारी है, और उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रदेश सबसे ज्यादा पिछड़ा रहा इस मामले में। और जो एक और बात है ना, केंद्र सरकार में सीधे सीधे भी ऐप पर जो अप्लाई करने की व्यवस्था की हुई है, तो वहां पश्चिम बंगाल के लोगों ने जब 2 साल तक ये देखा और बराबर उन्होंने हाथ पैर मारे कि हमको इस योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने सीधे अप्लाई करना शुरू किया। और सीधे अप्लाई करने में आज स्थिति ये है कि शायद तिवारी जी हकीकत पूरा बता पाएंगे कि पिछले
2 महीने पहले तक उसमें 23 लाख किसानों ने किया, फिर अब तो करीब 38 लाख किसानों ने उसमें सीधे अप्लाई किया है। और प्रदेश सरकार अब जो है, क्योंकि अब पानी बिल्कुल सर पे उतरने वाली स्थिति हो गई है और लोग समझ गए हैं, प्रधानमंत्री जी ने खुद जाके कहा कि ये हमने किसानों को लाभ देने की योजना का एक कर रखा है, लेकिन आपका ये प्रदेश का रिकॉर्ड जो है नहीं भेजा, तो भेजा जाए जिससे किसानों को लाभ मिले। अब वो रिकॉर्ड आना शुरू हुआ है धीरे धीरे। और इसमें बड़ी बात मैं कह रहा हूं आपसे कि प्रधानमंत्री जी ने खुले दिल से कहा कि पश्चिम बंगाल के किसानों को जो पिछले 2 साल का पैसा जो उनका अधिकार था, उनको मिलना चाहिए था, मेरी सरकार उस पैसे को सीधे किसानों खाते में डालेगी। ये बहुत बड़ी बात है कि प्रदेश सरकार ने अगर कोई गलती की, जानबूझ के की, तो उसको किसानों को सजा क्यों दी गई, किसानों का क्या अपराध था, और किसानों की उस भरपाई को पूरा करने के लिए जो कहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और पश्चिम बंगाल के किसानों के साथ न्याय प्रधानमंत्री ने किया। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कदम माना जाएगा कि जो राज्य सरकार है अगर वो हिला हवाली कर रही है तो खामियाजा किसान क्यों भुगते, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। और कोई जो किसान है वो छूट ना जाए इस योजना के दायरे से, इसका भी ख्याल रखा गया है। राकेश जी जानना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है, राज्यों ने कई बार जो है सूची जो है वो समय पर नहीं भेजी है, कई राज्यों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है, तो ऐसे में ये जो 2 साल का समय रहा, किस तरह से इसने आप लोगों के सामने एक चुनौतियां सामने रखी, किसानों की मांग किस तरह से उठती रही है और इसका समाधान आप लोगों ने किस तरह से निकाला है? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अब तक इस योजना के तहत 10 करोड़ 75 लाख किसानों को लाभ मिला है। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे पास जब किसान की जानकारी आ जाती है तभी से हम उसको रजिस्टर्ड मानते हैं और उसी पीरियड से और उसके आगे का ही पैसा देते हैं। भले हमारे यहाँ वेरिफिकेशन में किसी रीज़न से सपोज करिए उसने अगर अपनी जानकारी में कुछ आधार में नाम में त्रुटि हो गई या उसके अकाउंट नंबर में त्रुटि हो गई, उसके कारण से उसका तुरंत उसी पीरियड में पेमेंट नहीं हो पाया, तो हम उसको जब से वो रजिस्टर हुआ है तब से आगे का देते हैं। लेकिन हमारे पास जब तक डेटा नहीं आता और रजिस्ट्रेशन नहीं होता, उसके पहले का पैसा उस किसान को नहीं मिल पाता है। इसलिए राज्य की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि उसको पूरी तरह से किसानों का डेटा वेरीफाई करके और हमें देना रहता है। अब इसके लिए हम सतत राज्यों के साथ संपर्क में रहते हैं, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करते रहते हैं, समय समय पर उनको ये कहते रहते हैं कि आप मेला आयोजित करें, इस तरह के कैंप्स आयोजित करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल, जहां तक पॉसिबल हो, और किसानों की समस्याओं को सुनें और जो एनरोल नहीं है उनको एनरोल करें, और जो एनरोल्ड हैं और किसी कारण से उनके डेटा में त्रुटि है उनका वो करेक्शन करें। इसी के तहत हमने 2 सुविधाएं दी। एक तो हमने अपने पोर्टल पे फार्मर्स कॉर्नर की शुरुआत की, जिसमें किसान अपने आप को आके अपना आवेदन कर सकता है, और साथ ही VLEs को, जो कॉमन सर्विस सेंटर है उनके विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स जो लगभग 3 लाख से ज़्यादा हैं पूरे देश में, उनको भी हमने अपने साथ जोड़ा कि वो किसानों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उनके डेटा में अगर जो त्रुटि है वो ठीक कर सकते हैं। इसी तरह फार्मर कॉर्नर से भी किसान अपना कर सकता है। तो ये सब सुविधाएं हमने इसीलिए दी कि किसानों को जहाँ पे दिक्कत आ रही है वो या तो VLE के माध्यम से या सीधे हमारे यहाँ आवेदन करें, लेकिन अगर हमारे यहाँ आवेदन करते हैं वो डेटा भी स्टेट को जाता है, और उसके लिए भी हम लगातार स्टेट से बात करते रहते हैं कि आप इसको वैलिडेट करिए, ठीक करिए। साथ में हमने एक हेल्प डेस्क भी शुरू किया है अपने पोर्टल में, जहाँ किसान अपनी समस्या दर्ज करा सकता है, वो सीधे संबंधित अधिकारी को चली जाती है, उसके निवारण के लिए हम लोग सतत फॉलोअप करते हैं। और IVRS बेस्ड हमारा एक हेल्पलाइन भी है जिसमें किसान अपनी आवेदन की स्थिति जान सकता है। और राकेश जी, इसके साथ ही मैं आपसे भी जरूर जानना चाहूंगी, जैसे कि विश्व मोहन जी ने कहा है कि इस योजना के माध्यम से एक बड़ी उपलब्धि ये होगी कि एक पूरा डेटाबेस तैयार हो जाएगा किसानों का। किस किस तरीके से इस डेटाबेस का फायदा होगा आने वाले समय में? देखिए, जैसा कि विश्व मोहन जी ने बताया और हम सब सुनते आए हैं, अब डेटाबेस का ही का यूज़ करके ही जो हम जैसे DBT स्कीम अगर इम्प्लीमेंट की हमने इतनी बड़ी, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारे पास वो अच्छा और साफ सुथरा डेटा आया, और सरकार चूँकि लोगों की भलाई के लिए योजनाएं चलाती है तो उसको ये प्रिविलेज मिलता है कि उसको सही जानकारी और सही डेटा मिल जाता है। अब आजकल हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की, और इसमें तरह तरह के डेटा का उपयोग करके और सही लाभार्थियों का पहचान करके हम सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि वो जितनी योजनाएं हैं उनको या तो DBT के माध्यम से
किसानों को उसमें सहायता प्रदान करवा दी जाए, या उसमें जैसे कोई अगर किसान है, अगर जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, हमारे पास जो डेटाबेस है उसमें एक यूनिफाइड सर्विस प्लेटफॉर्म हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कोई भी किसान आके उसमें अपना देख सकता है कि वो किसी योजना के लिए पात्र है, नहीं है, उसको लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। इसका बहुत बड़ा कारण यही है कि डेटाबेस एक काफ़ी अच्छा बन गया है। बिल्कुल, और इसी के वजह से हम मान सकते हैं कि आने वाले समय में भी कई किसानों को इसका लाभ मिलने जा रहा है। तो किस तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ किसानों को मिल रहा है, और किस तरह से जो किसान हैं वो उनके लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से किसान इसके दायरे में आते हैं, पात्रता क्या है, इन सब बातों के बारे में भी हम आगे इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है सम्मान के 2 साल। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के आज 2 साल पूरे हो गए हैं। 2 साल का शानदार सफर रहा है, और किस तरह से जो किसान हैं वो इससे लाभान्वित हुए हैं और उनके क्या अनुभव है, ऐसे कई किसानों ने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। तो आइए नजर डाल लेते हैं किसानों के अनुभवों पर। जो भारत सरकार द्वारा जो किसान सम्मान निधि चलाई जा रही है, उससे आज मुझे बहुत लाभ मिला है, और वो सम्मान निधि का जो पैसा मुझे मिल रहा है उससे मैं अपने कृषि संबंधित कार्य की आवश्यक पूर्ति लगभग हो जाती है। इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो मोदी जी की तरफ से 2000 रुपये की किस्तें 3 किस्तें मिल रही हैं, वो मुझे भी मिल रही हैं। उनसे मेरे लिए काफ़ी, जैसे खाद है, बीज है, दवा है, उनमें सहायता मिल रही है। इस योजना के लिए मोदी जी को बार बार धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री जी की किसान सम्मान निधि के तहत 6000 रुपये सालाना जो सहायता मिलती है, उससे काफ़ी सहूलियत होती है। मुझे भी अभी भी 2000 रुपये इस योजना के तहत मिले हैं। मैं उसका मैसेज आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये उसका मैसेज है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि आपने किसानों के हित में ऐसी योजना चला रखी है। जी हाँ, तो देखा आपने कि किस तरह से जो किसान है वो काफी खुश हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, और किस तरह से उनके जीवन में इससे काफी तरह की जो सहूलियतें हैं वो आई हैं। बहरहाल इस योजना के 2 साल आज पूरे हो गए हैं। ऐसे में इसके सफर पर हम नजर डाल रहे हैं, और इस योजना से जुड़े तमाम पहलुओं पर यहाँ पर चर्चा जारी है। तो बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर मीना, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसका दायरा बढ़ाया गया है। पहले केवल जो लघु और सीमांत किसान थे वो इसके दायरे में आते थे, और 2019 में जैसे ही सरकार दोबारा केंद्र में आई है, उसके बाद ही पहले कैबिनेट बैठक के साथ ही उन्होंने ये फैसला ले लिया कि सभी किसान इसके दायरे में आएंगे। फिर भी कुछ पात्रताएं जो हैं उन्हें चिन्हित किया गया है। तो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को एक बार आप बताएं यहाँ पर कि क्या पात्रता है इस योजना के लिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात कही आपने, क्योंकि जो किसान है पहले ज़मीन के आधार पर जो सीमा रखी गई थी उसको हटा दिया गया। अब इसमें कुछ एक्सक्लूड करने के लिए एक नियम बनाया गया है। तो उसमें ऐसे किसान जो इनकम टैक्स पे मान लो करते हैं, या किसान जिनके पास इंडस्ट्रियल ज़मीन हो, मतलब औद्योगिक ज़मीन हो, वो किसान भी इसके दायरे में नहीं आते। या ऐसे लोग जो खेती भी करते हैं लेकिन वो और भी प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, और वो प्रैक्टिस करते हैं उस तरीके की, तो वो इसके बाहर हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल चीज़ें हैं, जैसे मान लो मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्यों के मंत्री, एमएलए, एमपी,
चाहे राज्यसभा लोकसभा किसी के सदस्य हैं या पूर्व मतलब भूतपूर्व हों, तो भी वो सब इससे बाहर रखे गए हैं। इसी तरीके से पॉलिटिकल उसमें डिस्ट्रिक्ट पंचायत के चेयरमैन हैं, तो ऐसी चीज़ें रखी गई हैं जो संपन्न लोग हैं जिनको दूसरी तरीके से बेनिफिट मिल रहा है, उनको इससे बाहर रखा गया है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, मान लो कोई अधिकारी है राज्य सरकार में हो या केंद्र सरकार में और बाद में खेती भी करता है वो, भले ही सेवानिवृत्ति के बाद, तो जिनकी 10,000 से ज़्यादा पेंशन है उनको इसके दायरे से बाहर रखा गया है। ग्रुप डी क्लास 4 या मल्टीटास्किंग जो स्टाफ है यानी चपरासी जो हम कहते हैं, वो सेवानिवृत्ति के बाद भी इसका लाभ ले सकते हैं। उनकी पेंशन 10,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब उनको क्लीन चिट दी गई है, वो इसका लाभ ले सकते हैं। तो इस तरीके से इसका दायरा, बाकी जमीन की जो सीमा थी वो खत्म कर दी गई है। आपके पास 10 हेक्टेयर है, 2 हेक्टेयर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो कृष्णवीर जी, इस कदम को आप कैसा मानते हैं कि जो जमीन है उसका लिए वो कोई दायरा नहीं रखा गया है कि आपके पास कितनी जमीन है? देखिए, जो किसान है, एक तो पहली बात तो है कि अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग सीलिंग पहले ही लगी हुई है, लेकिन अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ की सीलिंग है। जब हम राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ बड़ा एरिया है, रेगिस्तानी एरिया है, जमीन ज़्यादा है, लेकिन उसकी उत्पादन उत्तर प्रदेश से कम है जी। तो सीमा को इसलिए समाप्त करना पड़ा, चाहे वो साउथ के स्टेट्स हैं जहाँ खेती का उत्पादन कम है जी, एरिया ज़्यादा है, वहाँ कोई सीमा नहीं है। लेकिन ये सही है कि जो सामर्थ्यवान परिवार है, जो इनकम टैक्स पेयर हैं, उनको इससे बाहर रखा गया। ये एक सही कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये योजना सिर्फ किसानों के लिए है और किसानों को ही इसकी मदद जा रही है। और मैं एक बात कहता हूँ, एक वो भी योजनाओं को हमने देखा है, बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, चलिए अब तो फसल बीमा योजना भी लागू कर दी गई, लेकिन देखा है हमने कि 200-200 रुपए के चेक किसानों को दे पड़ते थे और क्या दुर्गति इस देश में किसानों की हुई। तो इस योजना का लाभ सीधे सीधे उन किसानों के लिए है जो इस देश के अन्नदाता हैं, जिनका योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं। विश्व मोहन जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो पात्रताएं हैं, इन्हें आप किस तरह से देखते हैं और क्या आपको लगता है कि अभी भी इस दायरे को बढ़ाने की कुछ गुंजाइश आपको नजर आती है? देखिए, मेरा मानना है कि जो एक्सक्लूजन लिस्ट है वो सही है, क्योंकि जो लोग इनकम टैक्स पेई हैं और जो रिलेटिवली संपन्न हैं, वेल ऑफ हैं, वो तो एक्सक्लूडेड होने चाहिए, तो ये एक अच्छी चीज़ है। मेरा एक सवाल है यहाँ पे, और ये पॉलिसी डिसीजन है, इसलिए शायद राकेश जी, मीना जी बता पाएंगे। जी। एक सवाल, जब हम लोग जाते हैं गाँव में और लोगों जो बेनिफिशियरी हैं उनसे बात करते हैं, तो एक जो बाई डिफॉल्ट एक्सक्लूजन हो जा रहा है महिला किसान का। क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ जितने भी लैंड्स हैं, लैंड होल्डर्स हैं, वो सारे पुरुष हैं, उनके नाम पे है जी। महिलाएं महिला किसान हैं, किसान खेती के काम महिलाएं करती हैं। एक ये फार्मर को जो बेनिफिट दिया जाता है, एक लैंड होल्डर फैमिली को दिया जाता है, लेकिन वो लैंड होल्डर फैमिली, वो जो पुरुष है उसके नाम पे जमीन होता है, तो उनके अकाउंट में पैसा जाता है, महिला किसान के अकाउंट में नहीं जाता है। हालांकि आर्गुमेंट इस पे हो सकता है कि वो तो परिवार में पैसा जा रहा है, लेकिन महिला है, वो किसान खेती में पूरी तरह से संलग्न है। इसके लिए इस पे कोई विचार है कि जिसमें महिला किसान बेनिफिशियरी हो सके? ऑब्वियसली लैंड होल्डिंग उनके नाम पे नहीं है, तो ये एक मुश्किल है, लेकिन क्या इसके बारे में कुछ किया जा सकता है या कोई विचार है? राकेश जी से मैं टिप्पणी लूंगी, लेकिन उससे पहले मीना जी, मैं चाहूंगी कि आप स्पष्ट करें, चूंकि ये जो योजना है वो मुख्य रूप से, जैसा कि यहाँ पे विश्व मोहन जी ने भी बताया, कि परिवार को जाता है, किसान परिवार को जाता है, तो यहाँ परिवार की जो परिभाषा है वो क्या है, ये आप यहाँ पर स्पष्ट करें। परिवार की जो परिभाषा हमारी योजना के हिसाब से है, वो पति पत्नी और नाबालिग बच्चे जी, उसको एक यूनिट माना गया है, एक परिवार माना गया है। अब मान लो उस परिवार में महिला के नाम से जमीन है, पुरुष के से नहीं है, तो वहाँ कोई इस तरीके की वेरिएशन नहीं है कि पुरुष के ही नाम से होनी चाहिए। और सरकार ने महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रख के कई योजनाओं में महिलाओं को काफी प्राथमिकता देना चालू किया है। और रजिस्ट्री भी, जैसे हम चाहे घर खरीदने के लिए प्लॉट की कराएं, जमीन की कराएं, उसमें विशेष छूट दी गई है, जिससे किसान
प्रेरित हों, ग्रामीण लोग प्रेरित हों और महिला के नाम से जमीन कराएं। तो प्रोत्साहन सरकार कई तरह से दे रही है महिला सशक्तिकरण पे, और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि महिलाएं हमारी कृषि की रीढ़ है, एक तरीके से खेती का बहुत काम करती हैं और घर को भी संभालती हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में उनके लिए सोचना या उनके लिए आवाज उठाना ये बहुत ही वाजिब बात है। तो ऐसे में राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बताएं कि एक तो परिवार की परिभाषा को देखते हुए कई तरह की शंकाएं किसानों के मन में है, भ्रम की स्थिति भी है, तो उन्हें आप स्पष्ट करें, और साथ ही महिला किसानों को इसका लाभ मिले, क्या ये सोच के दायरे में कहीं है सरकार के? देखिए, जैसा कि मीना जी ने परिभाषा जो बताई बिल्कुल ठीक है जी। मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि अगर कोई एक भूमि का टुकड़ा है जिसपे एक से ज़्यादा लोग भी के नाम पे है वो, और सपोज करिए कि पिता के नाम पे है और बच्चों के नाम पे भी है, और बच्चे 18 साल से ज़्यादा हैं, तो वो सब भी उसकी उस पे दायरे पे आते हैं हमारे पीएम किसान के, वो उसका लाभ ले सकते हैं। हाँ, माइनर हैं तो नहीं ले सकते, जैसा कि मीना जी ने बताया। महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए ऐसा कोई इसमें भेदभाव नहीं है। अगर चूंकि जैसा कि बिस्मोहन जी ने सवाल ही पूछा और जवाब भी दिया कि इसमें परिवार को पैसा जाता है, तो चाहे पुरुष अपने नाम पे ले लें, अगर महिला के नाम पे भी ज़मीन है उसी परिवार में, तो महिला का नाम दे सकते हैं। इसके अलावा सरकार कोशिश करती है कि कुछ सुविधाएं जो हों वो फेयरली लोगों को मिलें। तो अब जैसे हमारी मानधन योजना है वो पीएम किसान से अलग है, तो उसमें परिवार का भी लिमिटेशन नहीं है, एक परिवार में एक से ज़्यादा लोग भी उसका लाभ ले सकते हैं। तो वहाँ पे अगर महिला के नाम पे भी ज़मीन है, पुरुष के नाम पे भी ज़मीन है, तो वो दोनों ही उसके लाभार्थी बन सकते हैं। तो इस तरह की योजनाएं सरकार चलाती रहती है। फिलहाल ये योजना में चूंकि हमारे पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये भूमि धारक किसान है, तो जरूरी था कि कुछ उसमें नियम बनाए जाए, नहीं तो ये पहचान कैसे की जाएगी कि इसके सही लाभार्थी कौन होंगे। इसके लिए नियम बनाया गया कि उनके नाम पे जमीन होनी चाहिए, और ये योजना फार्मर फैमिली के लिए है। जी बिल्कुल। कृष्णवीर जी, ऐसे में बताएं, यहाँ पर ठीक है कि 2 ही साल हुए हैं इस योजना को, और समय समय पर देखा है कि जो गाइडलाइंस है वो भी बने हैं, जो जरूरतें हैं उसको ध्यान में रखते हुए। खासतौर पर यहाँ पे जो महिला किसानों की बात यहाँ पर हो रही है, और आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि जो महिला किसान है उनकी कितनी ज्यादा भूमिका कृषि के क्षेत्र में रहती है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से इस योजना के माध्यम से महिलाओं को और सशक्त किए जाने की गुंजाइश है? जैसे कि जमीन उनके नाम हो, इसके लिए बताया गया है कि किस तरह से जो रजिस्ट्रेशन है उसमें कुछ छूट मिलती है। तो इसी तरह से अगर इस योजना का लाभ जो है वो भी अगर महिलाएं हो जाए तो कुछ और प्रोत्साहन मिलेगा। आपको लगता है इस तरह से कुछ गुंजाइश आपको नजर आती है? देखिए मोनालिसा, पहली बात तो ये कि जितने भी इस देश में किसान परिवार हैं जी और जो भी महिला घर पर हैं और गांव में हैं, वो सारी महिलाएं बराबर काम करती हैं, खेत में भी काम करती हैं, और पशुओं की चारे से लेके और दूध निकालने के तक का काम महिलाएं करती हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बराबर की भागीदारी है जी। अब चूंकि इस योजना में परिवार को लिया गया है और जमीन को उसमें जोड़ा गया है, और उसी के आंकड़ों के आधार पर पैसा ट्रांसफर होता है। अब इसमें सिर्फ ये है कि या तो परिवार में महिला को जमीन में भागीदारी दी जाए जहां आवश्यकता समझा जाता है कि भाई इस परिवार में महिलाओं को भी हिस्सा मिलना चाहिए, इस योजना का लाभ मिले, तो जमीन उनके नाम ट्रांसफर कर दी जाए। इसका रास्ता सिर्फ यही है। और जमीन ट्रांसफर तब कर सकते हैं जब आप परिवार की जरूरत देखेंगे। और ये क्योंकि इसमें 18 साल से बड़ा बालिग जब हो जाता है तो उसको भी योजना का लाभ दिया गया है, इसलिए इसमें कहीं कोई बच्चों की परिवार की कोई कमी नहीं है। और आंकड़े, पूरा डाटा जो है देश का इस समय किसानों का सरकार के पास आ रहा है, और ये डाटा एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, देश की पूरी जानकारी है। कल को दूसरी भी योजनाओं का जो पैसा होगा, सब्सिडी का पैसा होगा, तीसरा होगा, उन सब में डाटा की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर किसानों को योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खातों में पैसा जाके मिलेगा। इसका सबसे बड़ा लाभ अब तक की जो मेहनत है 2 साल की, वो ये है कि डाटा हो गया है किसानों का, और ये बहुत बड़ी तो मीना जी, यहाँ पर एक बदलाव ये भी लाया गया था कि पहले जैसे कि अगर जमीन किसी किसान के नाम पे नहीं है, उनके पिता के नाम पे या पूर्वज के नाम पर है, तो एलपीसी लेकर उनको जो है उसका लाभ मिलता था, लेकिन अब नहीं मिल पाएगा, उनके ही नाम से जमीन होनी चाहिए। तो इस तरह के बदलाव करने की वजह क्या रही, क्या इसके पीछे की सोच रही? जैसे नियम बनाया, तिवारी जी ने भी बताया था कि उसको चिन्हित करना है किसान को, तो
क्योंकि पिताजी के नाम से, पिताजी के तो 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, या कई के पुराने हिसाब से 10-10 बच्चे भी हैं जी, ठीक है। तो उन सब के उसमें लाभान्वित करना उनको बड़ा डिफिकल्ट होता है जब तक उनके हर एक के नाम जमीन ना हो और वो बालिग हों सभी, यानी कि छोटे लोगों के लाभ चला जाए। तो परिवार की इसीलिए एक भाषा वो रखी गई है परिभाषा, पति पत्नी और नाबालिग बच्चे। मान लो पति कहीं जॉब करता है या अच्छा बिजनेस कर रहा है खासा और पत्नी के नाम जमीन है तो भी मुझे नहीं लगता उसको लाभ मिलेगा। तो इसीलिए वो परिवार में से कोई एक सदस्य को उसका लाभ मिल सकता है, पति ले या पत्नी ले। बिल्कुल। और ये जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है ऑनलाइन राकेश जी, उसमें प्लॉट नंबर भी बताना जरूरी होता है। इससे एक तरह से क्रॉस चेक किया जा सकता है कि ये जो है वो सही है या नहीं है। इसके अलावा आधार से भी जोड़ा गया है, तो आधार से जोड़ने से भी किस तरह के फायदे हुए हैं? देखिए, आधार से जोड़ने का फ़ायदा ये है कि जिस किसान को हम पैसा दे रहे हैं उसकी आइडेंटिटी हम इस्टेब्लिश करते हैं। हमने यूआईडीआई सर्वर के साथ अपनी कनेक्टिविटी की हुई है और हम आधार और नाम ये अपने हमारे पास जो आता है उसको वहाँ पे चेक करते हैं कि वही नाम यूआईडीआई सर्वर में आधार में दर्ज है कि नहीं है। अगर वो दर्ज है तो हम उसको वेरीफाइड मानते हैं, अगर दर्ज नहीं है तो स्टेट्स को हम वापस भेजते हैं कि आप इसको चेक करिए। इससे देखिए कई स्टेट्स हैं, जैसे मैं कर्नाटका का उदाहरण देना चाहूँगा और आगे जैसे सरकार प्रोत्साहन दे रही है आधार बेस्ड पेमेंट के लिए भी, तो कर्नाटका पूरी तरह से आधार बेस्ड पेमेंट में है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जिस व्यक्ति का नाम हमारे पास है उसी को पैसा जाए, इसीलिए ये ज़रूरी माना गया है। पहले ये रिलैक्स था, फर्स्ट जो हमारा पीरियड था दिसंबर टू मार्च 19 का, उसमें ये रिलैक्स था क्राइटेरिया। दूसरे पीरियड में इसमें आधार देना मैंडेटरी हो गया, पहले में ऑप्शनल था और फिर उसके बाद हमने दिसंबर 19 से इसको वेरीफाई करना मैंडेटरी कर दिया। तो इसके लिए लगातार हम पोर्टल में भी सुविधा हमने दे दी और स्टेट से ही बात करते रहते हैं, किसान भाइयों को मैसेज भी करते रहते हैं कि आप इसको ठीक कराएं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो पैसा सरकार खर्च करे वो सही व्यक्ति हो जाए, सही लाभार्थी हो जाए, इसको इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और ऐसे में किसानों के पास भी जानकारी होना ज़रूरी है कि सही किसान इसकी परिभाषा के तहत है कौन। तो कृष्णवीर जी, मैं चाहूँगी कि आप बताएं हमें कि क्या आपके पास भी किसानों के सवाल आते हैं, उनके मन में आपने देखा है किसी तरह की शंका है कि उनके इस योजना के दायरे में वो आते हैं या नहीं आते हैं? किस तरह के सवाल आपके सामने आए हैं? अगर आप यहाँ पे पूछना चाहें राकेश जी से तो पूछ सकते हैं। देखिए, गांव में ये सभी को पता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को पैसा दिया जा रहा है। ये गांव के हर किसान को पता है, जो किसान है उसको पता है। अब जो प्रॉब्लम कहीं कहीं है और वो बहुत रेयर है गांव में, फर्क कहाँ है कि खाते का नाम कुछ है, आधार कार्ड में नाम में कुछ और लिखा हुआ है, खतौनी में कुछ और नाम लिखा हुआ है। ये खतौनी में क्या होता, धर्मवीर, बैंक खाते में लिखा धर्मवीर चौहान और आधार में लिखा धर्मवीर चौहान। तो अब वहाँ खतौनी से लिंक करना जरूरी है। पिताजी के नाम में फर्क आ रहा है और पिताजी के नाम में अगर फर्क है तो वहां दिक्कत आती है और उस सब का समाधान आज हो रहा है। हर जगह आधार कार्ड में करेक्शन करा रहे हैं, बैंक में अगर नाम में कोई दिक्कत है, पते में कोई दिक्कत है, उसको करेक्ट करा रहे हैं। खतौनी में नाम नहीं बदला जा सकता। खतौनी जो एस्टेब्लिश रिकॉर्ड है जमीन का, उसमें आप इफ एंड बट नहीं कर सकते हैं। खतौनी में अगर गलती है, पिताजी के नाम में कोई करेक्शन है, वो भी पहले से देखा जाएगा कि पिताजी का नाम खतौनी में क्या था और जो पिताजी का नाम था खतौनी में वही आपके नाम लिखा जाएगा और आपको वही आधार कार्ड में रखना पड़ेगा, वही बैंक डिटेल्स में रखना पड़ेगा। आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 चीजें जरूरी है और छोटी छोटी बात है, इनका समाधान हो रहा है। किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, किसान बहुत खुश है। बस किसान एक बात चाहता है कि सरकार की और योजनाओं का भी जो लाभ है ना, पैसा जो है जो किसानों के नाम पे इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ये हो रहा है, वो सब भी इसी में दे दे सरकार हमको। चाहे वो ड्रिप स्प्रिंकलर इरिगेशन की योजना में करवाना तो हम कर लेंगे, हम अपना लगा लेंगे, ग्रीन हाउस बनाना और फर्टिलाइजर सब्सिडी है। लोग ये कह रहे हैं कि भैया जो खाद लगा रहे हैं उनका पैसा दे रहे हैं उर्वरकों का,
और जो हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं, हम कंपोस्ट कर रहे हैं, हमें भी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, समाधान हो जाएगा धीरे जी। तो और हमने देखा है कि किस तरह से वक्त के साथ ही किसानों की तमाम जो मांगे हैं और उनकी जो ज़रूरतें हैं उसका ध्यान केंद्र सरकार रख रही है और अलग अलग योजनाएं इसी इरादे के साथ चलाई जा रही है। उन्हीं में से एक योजना है जो बिल्कुल ही अपने आप में अलग है और सीधे सीधे किसानों को फायदा पहुंचाने वाली योजना है, जो कि है पीएम किसान सम्मान निधि, और इसका लाभ काफी किसान उठा रहे हैं। इसके और भी तमाम पहलुओं पर आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है खास कार्यक्रम सम्मान के 2 साल में, जिसमें हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के आज 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर इसके पूरे सफर पर नजर डाल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए राकेश जी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले भी बात हो रही थी कि कुछ समस्याएं अभी भी है जो कि डिटेल्स होते हैं किसानों के, उसमें वो मिलान नहीं हो पाने की वजह से है। तो ऐसे में इसका समाधान किस तरह से निकाला जा रहा है, खासतौर पे जो किसान हैं उन्हें किस तरह से जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अपनी जो जानकारी है वो स्पष्ट तौर पर साफ साफ दे दें। तो ऐसे में क्या किया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो योजना का इतना प्रचार प्रसार पहले ही हो चुका है कि सभी किसानों को इसकी काफ़ी जानकारी है जी। इसके अलावा समय समय पे हम सभी अपने जो महकमे हैं किसी विभाग के अंतर्गत वहाँ पे मेला वगैरह आयोजित होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को हम बोलते रहते हैं। और उसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास मोबाइल नंबर हैं जिनके, उनको हम मैसेज भी के द्वारा भी इसको सूचित करते रहते हैं। मैं इसमें एक बात ये कहना चाहूँगा कि हम आधार में जो नाम लिखा है दर्ज है वो ज़रूर मैच कराते हैं, पर अगर थोड़ा स्पेलिंग एरर कहीं है, नाम वही है पर स्पेलिंग अलग अलग तरीके से लिखी जाती है, अगर बैंक अकाउंट में कुछ और है या खतौनी में कुछ और है, तो इस तरह की समस्याएं नॉर्मली आती नहीं है, पर कहीं हमारे संज्ञान में आती है तो हम स्टेट गवर्नमेंट से इस बारे में बात करते हैं। क्योंकि बेसिकली आधार के साथ तो हम क्रॉस चेक करते हैं, पर स्पेलिंग में थोड़ा बहुत चलता है कि किसी ने डबल ए लिख दिया, किसी ने सिंगल ए लिख दिया, तो बाकी जगह ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पर आधार में चूंकि हम उनके साथ डेमो ऑथेंटिकेशन करते हैं, वहाँ कोई भी मिसमैच वो एक्सेप्ट नहीं होता, वो 100% मैच ही होना चाहिए। उसके अलावा इस तरह की दिक्कत नहीं आती। और साथ में क्या है कि हमारे पास जो कंप्लेंट्स हैं वो रेगुलर आती हैं, उससे हमें फीडबैक मिलता रहता है और इसी के फीडबैक के आधार पे हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत करते रहते हैं और उनकी भी जो समस्याएं हमारे पास आती हैं किसानों के हित में, उसका हम निदान करते रहते हैं। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही इसमें एक पारदर्शिता भी बढ़ती जा रही है। मीना जी जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो इसका स्टेटस है वो भी किसान जान सकते हैं घर बैठे? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि किसान अपना स्टेटस देख सकते हैं और कई तरह की सुविधाएं की हुई हैं। फार्मर पोर्टल है, इसकी वेबसाइट है pmkisan.gov.in nic.gov.in, तो वो उस पर जाके कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन, ये सब दिया हुआ है, तो उस पर जाके फार्मर कॉर्नर जैसे तिवारी जी कह रहे थे, उसमें स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। और छोटी मोटी कोई गलती है तो किसान अगर खुद से नहीं कर सकते तो कॉमन सर्विस सेंटर जो है CSC, वहाँ पर जाकर के उस त्रुटि को सही करवा सकते हैं। और चौधरी साहब ने जैसे कहा, वो उस तरीके की त्रुटियां मिलती हैं छोटी मोटी, जैसे अपना नाम, बैंक में क्या नाम है, आधार में क्या नाम है, और खतरा जो खतौनी है उसमें कुछ अलग नाम है, तो थोड़े थोड़े अगर फर्क हैं उससे दिक्कत हो जाती है। तो किसानों को अप्लाई करते वक्त जब रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तभी सावधानी रखनी है कि वो मैच कराएं सारी चीज़ों को, और उसी हिसाब से मान लो बैंक में कुछ अलग लिख रहा है, कहीं सिंह लिख रहा है, कहीं कुछ और लिख रहा है, तो उसको करेक्ट करा लें पहले ही, तब वो भेजें, तो दिक्कत नहीं होगी। जैसे तिवारी जी के यहाँ भी पूरी टीम उसको करती है, फिर स्टेट को कहती है, तो थोड़ा सा लंबा होता है प्रोसेस। किसान ही जागरूक रहें,
शुरू में ही दुरुस्त करके भेजें अगर अपना रजिस्ट्रेशन, तो निश्चित तौर पर उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल। विश्व मोहन जी, आपसे किसानों ने क्या अपना अनुभव साझा किया है, उनके किस तरह के अनुभव रहे हैं? अगर किसी तरह की समस्याएं उन्हें रही है, वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या वजह अधिकतर आपको नजर आई है? देखिए, जहाँ पे जिस स्टेट ने वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है वहाँ पे किसानों को इसका लाभ मिल रहा है जी। कुछ दिक्कतें आई थी कि कुछ एलिजिबल किसान नहीं थे, उनके अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफर हो गया था। बाद में फिर वो विड्रॉ हुआ तो कुछ किसानों को इसको आपत्ति थी, लेकिन बाद में क्लैरिफाई किया गया कि वो एक्सक्लूजन लिस्ट में थे, जिसके कारण से किसी वजह से उनके अकाउंट में पैसा चला गया था, लेकिन अब वो विड्रॉ हो रहा है। लेकिन ये समस्या अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। एक सवाल है जो कि राकेश जी, मीना जी बताएंगे कि क्या जब इलेक्शन का समय होता है, अभी जैसे 4 स्टेट और 1 केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्शन होना है, तो उस पीरियड में क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण ट्रांसफर नहीं होता है पैसा, या ये ऑनगोइंग स्कीम है तब ये पैसे अकाउंट में ट्रांसफर होंगे? जैसे फॉर एग्जांपल यदि वेस्ट बंगाल में यदि शुरू होता है तो क्या इस पीरियड में भी शुरू हो पाएगा या नहीं? जी राकेश जी। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जब ऐसा कुछ होता है तो हम इलेक्शन कमीशन के साथ पत्राचार करते हैं और उनके दिशा निर्देश जो भी हैं उसका हम पालन करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। इसमें जो जैसे अभी त्रुटियों की बात हो रही थी और मीना जी ने भी क्लेरिफाई किया कि किसान भाई जो राज्य सरकार में जो अपनी पात्रता में जब नाम दें तो वही दें जो उनके लेटेस्ट आधार में है। कई लोग क्या करते हैं कि आधार में नाम चेंज करा देते हैं और इसमें पुराना ही दे देते हैं, तो हम मिसमैच हो जाता है। बाकी जगह तो स्पेलिंग 19-20 है तो चल जाता है, क्योंकि हम लोगों में यहाँ पे हम चूँकि इसका रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं तो ये बहुत अच्छे से स्टेट्स के साथ हमारा सामंजस्य है कि इसमें जानबूझ के किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को जानबूझ के मतलब हैरेस नहीं करना है, तो इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आती है बाकी जी। और स्टेटस के बारे में तो मीना जी ने ऑलरेडी बता ही दिया, और हमने जो हेल्प डेस्क ओपन किया है उसका भी स्टेटस देख सकते हैं कि उनकी कंप्लेन की क्या स्टेटस है। तो पूरी पारदर्शिता है इसमें, और हर जगह चाहे वो IVRS के थ्रू, चाहे पोर्टल के थ्रू, चाहे किसी भी माध्यम से किसान भाई अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कृष्णवीर जी, इस कार्यक्रम में चर्चा के दौरान हमें मालूम चला है कि किस तरह से जो समस्याएं अगर थोड़ी बहुत भी आ रही है इस योजना के अंतर्गत, तो उसे दूर करने की कोशिशें की जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसका लाभ ले सके, इसकी कोशिशें जारी है। किस तरह से ये योजना लाभकारी साबित हो रही है? आपकी आखिरी टिप्पणी मैं चाहूँगी, खास तौर पर ऐसे समय में जब किसानों की आमदनी दुगनी करने का लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है और साथ ही आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का लक्ष्य है हमारे सामने, और इसमें स्पष्ट तौर पर सरकार ये मानती है कि कृषि के क्षेत्र को जब तक हम समर्थ नहीं बनाएंगे तब तक इस लक्ष्य को हम नहीं पा सकते हैं। तो इस दिशा में इस योजना को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जिस हालात में देश पिछला मार्च से लेके और कोरोना पेंडेमिक में गुजरा है जी, उसमें कृषि एक ऐसा क्षेत्र था जिसने इस देश को सुरक्षा दी, खाद्यान्न के मामले में सुरक्षा दी, हर तरह से सुरक्षा दी है और किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। और इसी सब हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री जी तो खुद ही बराबर तत्परता से ये चाहते हैं कि किसान आर्थिक रूप से समृद्धशाली हो, उत्पादन लागत कम हो, उत्पादकता बढ़े, बाजार में उसको भागीदारी मिले, उसे उचित मूल्य मिले जी। और इस योजना का सबसे बड़ा लाभ ये है कि वो सारे ऑपरेशंस में जब उसे जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है इस पैसे से वो उसकी पूर्ति करता है और उसकी फसल जो है अच्छे तरीके से वो मेंटेन कर रहा है और मेंटेन हो रही है, उत्पादकता बढ़ रही है, उसका उसे लाभ मिल रहा है। तो किसान को तो पैसे की मदद सबसे बड़ी मदद है। ये एकमात्र ऐसी योजना है जो सीधे उसके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि पैसा आपके खाते में आ गया, उसके चेहरे पे चमक आ जाती है जब वो उस मैसेज को देखता है। तो ये हकीकत बिल्कुल। तो बाकी योजनाओं की तरह जहां पर कई बार ऐसा रहता है कि या तो जो योजना है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है या तो फिर उनके लिए जो पैसा होता है या जी हाँ, और वो जो पैसे हैं वो रिस जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी कोई गुंजाइश बाकी नहीं है क्योंकि ये जो रकम है वो सीधे सीधे किसानों के खाते में आ जाती है। तो ऐसे में जो किसान है उसे छोटी मोटी अपनी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ ना पसारना पड़े और वो पूरे आत्मसम्मान के साथ जी सके, इसी को सुनिश्चित करने के लिए ये जो योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये योजना शुरू की गई और आज इस योजना ने 2 साल पूरे कर लिए हैं और जिस तरह से करोड़ों किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।